तुम्हें जिंदा रहना है तो अपने जज्बात का गला घोंट दो, वरना इस हवेली की दीवारें तुम्हारा खून पी जाएंगी और किसी को खबर तक नहीं होगी। साहिल ने रिवॉल्वर की नाल रूही के माथे पर रखते हुए ठंडे और बेरहम अंदाज में कहा। रूही की आंखों में डर था, लेकिन वो जान चुकी थी कि अब उसकी वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा है। ये इस भयानक रात का अंजाम था, जिसकी शुरुआत कुछ ही दिन पहले हवेली की एक सुकून और खुशी भरी दोपहर को हुई थी। शहर की मशहूर समझे जाने वाली यह आलीशान हवेली उस दिन किसी हंगामा के बजाय घरेलू गर्मा गर्मी का नज़ारा दिखा रही थी। नौकर तेजी से इधर उधर भाग रहे थे और हर तरफ एक अजीब सी खुशी की लहर दौड़ रही थी। रूही अपना ड्रेस पहने कमरे में खड़ी बड़े से मिरर के सामने खुद को तारीफ भरी नज़रों से देख रही थी। उसने एक सुंदर और कीमती रेड कलर का गाउन पहन रखा था, जिस पर गोल्डन जरी वाला वर्क था, जो उसकी सुंदरता को चार चांद लगा रहा था। वो अपनी सबसे करीबी दोस्त नैना की शादी के फंक्शन में शामिल होने के लिए बेताब थी, और ये ड्रेस खास तौर पर उसने आज के लिए तैयार करवाई थी। मैं आज बुआ जी को ज़रूर दिखाऊंगी कि ये कलर मुझ पर कितना सूट कर रहा है, रूही ने मुस्कुराते हुए खुद से कहा था। उसकी आंखों में एक मासूम सी चमक थी, जो उसकी कम उम्र और दुनिया की कारवाहक से पूरी तरह से अनजानेपन का सबूत दे रही थी। वो खुशी से चहकती हुई आंगन पार करके अपनी बुआ जी, मतलब कि बड़ी मालकिन के कमरे की तरफ बढ़ी थी। हवेली के नौकर अपने अपने कामों में बिजी थे, और कोई नहीं जानता था कि अगले कुछ लम्हों में इस हवेली का सुकून किस तरह ख़त्म होने वाला है। रूही ने भारी लकड़ी का दरवाज़ा धकेला और मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल हुई। कमरे में चंदन की खुशबू फैली हुई थी, और बड़ी मालकिन अपने पलंग पर बैठी कुछ फाइलों का जायज़ा ले रही थी। बुआ जी, देखिए मैं कैसी लग रही हूँ। क्या ये गाउन मुझ पर अच्छा लग रहा है? रूही ने घूमकर अपना ड्रेस दिखाते हुए बेताबी से पूछा था। बड़ी मालकिन ने फाइलों से नज़र हटाई, और उनकी आंखों में ममता की चमक उभर आई थी। उन्होंने रूही को करीब बुलाया और उसकी बलाएं लेते हुए कहने लगीं, मेरी बेटी तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है। किसी की नज़र न लगे तुम्हें, बड़ी मालकिन ने मोहब्बत भरे अंदाज में कहा, और उसका माथा चूम लिया। उन दोनों की हंसी अभी कमरे में ही गूंज रही थी कि अचानक कमरे का दरवाज़ा एक ज़ोरदार धमाके के साथ खुला। साहिल अंदर दाखिल हुआ था। उसके कदमों की आहट में एक तूफान छुपा हुआ था। उसकी आंखों में वहशत नाच रही थी, और चेहरे के एक्सप्रेशन किसी भूखे शिकारी के जैसे थे, जो अपने शिकार पर झपटने के लिए तैयार हो। उसने खतरनाक गुस्से भरी नज़रों से रूही के रेड ड्रेस को देखा, और उसकी मुट्ठियां भीज गई थीं। 1 मिनट के अंदर अंदर अपना ड्रेस चेंज करके आओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। साहिल की गुस्से भरी बात सुनकर रूही की आंखें पानी से भर गई थीं। वो जो अपनी दोस्त की शादी के लिए गाउन पहनकर बुआ जी को दिखाने के लिए आई थी, बुआ जी के बेटे की बात सुनकर धक से रह गई थी। उसकी मासूम मुस्कुराहट वहीं स्टैचू हो गई थी, और दिल की धड़कन अजीब सी होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि साहिल इस कदर गुस्से में क्यों आ गया है। साहिल, ये क्या तरीका है मेरी बेटी से बात करने का? उसकी माँ चिल्लाई। बड़ी मालकिन अपने बेटे के इस अजीबो गरीब और ख़तरनाक व्यवहार पर गुस्से में आ गई थीं, और उन्होंने रूही को अपने पीछे छुपाने की कोशिश की। मम्मी, अगर आपने अभी के अभी इसका ड्रेस चेंज नहीं किया तो मैं इसे अभी डाइवोर्स दे दूंगा। साहिल की बात सुनकर 18 साल की रूही, जो बचपन की इस शादी से पूरी तरह से बेखबर थी, वो शॉक्ड रह गई थी। ये शब्द उसके लिए किसी एटम बॉम्ब के गिरने से कम नहीं थे। डाइवोर्स का शब्द सुनकर उसका दिमाग खामोश हो गया था। गुजरे हुए समय की धुंधली यादें तूफान की तरह उसके सामने आ गई थीं। उसे बचपन की वो बातें याद आने लगीं जिन पर उसने कभी ध्यान भी नहीं दिया था, कि उसकी शादी साहिल से हो चुकी है। उसके साथ ही उसे वो भयानक बातें भी याद आईं जो लोग साहिल के बारे में किया करते थे। उसे याद आया कि लोग साहिल को उसके सगे भाई का कातिल कहते हैं। वो एक घटिया इंसान माना जाता था, जिसने ख़ानदानी सियासत की कुर्सी हासिल करने के लिए अपने ही खून से हाथ रंग लिए थे। नहीं, ये मेरा पति नहीं हो सकता। एक कातिल मेरा पति कभी नहीं हो सकता। उसके शब्द सुनकर वहाँ मौजूद हर इंसान को सांप सूंघ गया था। रूही के अंदाज में सदमा, बदला और बेहद नफरत थी। उसने ये शब्द कहे ही तेज आवाज में थे कि बाहर खड़े नौकरों तक ने सुन लिया था। जब साहिल ने यह सुना तो उसकी आंखों में खून उतर आया। उसने आगे बढ़कर उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया था। थप्पड़ की आवाज से कमरे का सुकून टूट गया। साहिल के हाथ की ताकत इतनी तेज और सख्त थी कि रूही का सर चकरा गया था, और वो अपना संतुलन खोकर जमीन पर जा गिरी थी। उसका नर्म और नाजुक गाल लाल हो गया था, और होंठ के किनारे से खून की एक हल्की सी लकीर बह निकली थी। उसका रेड गाउन अब आंसुओं और डर की निशानी बन चुका था। बड़ी मालकिन चीखते हुए आगे बढ़ी, लेकिन साहिल ने उन्हें हाथ के इशारे से वहीं रोक दिया था। मम्मी, आज ही मुझे विदाई करवानी है, वो गुस्से से कहता हुआ वहां से चला गया था। साहिल ने पीछे पलटकर रूही को जमीन पर सिसकते हुए नहीं देखा। उसका फैसला अटल था।
वो जानता था कि हवेली के दरवाजों और दीवारों के भी कान हैं। उसके सियासी जासूस हर कोने में मौजूद थे, जो नौकरों के रूप में उसकी कमजोरी को तलाश कर रहे थे। उसने आंगन में आते हुए एक नौकर को फोन पर बात करते हुए देख लिया था, और वो साबित करना चाहता था कि रूही की उसकी नज़रों में कोई अहमियत नहीं है। उसे पता था कि अगर दुश्मनों को ये भनक भी पड़ गई कि रूही उसकी कमजोरी बन सकती है या हवेली में उसकी कोई अहमियत है, तो वो उसे ब्लैकमेल करने के लिए इस लड़की को अगवा कर लेंगे। उसे जलील करके साहिल ने दरअसल दुश्मनों को एक मैसेज दिया था कि ये लड़की उसके लिए मिट्टी के एक जर्रे से ज्यादा अहमियत नहीं रखती। उसी रात विदाई का इंतजाम किया गया था। हवेली में कोई खुशी नहीं मनाई गई थी, कोई शहनाई नहीं बजी थी, कोई ढोलक की थाप नहीं सुनाई दी थी, और ना ही किसी रिश्तेदार को बुलाया गया था। ये एक दुल्हन की विदाई नहीं, बल्कि किसी कैदी की जेल का नज़ारा था। रूही के इस पसंदीदा लाल गाउन को उतारकर एक मामूली से नाइट सूट में शामिल कर दिया गया था। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और कदमों में बिल्कुल जान नहीं थी। बड़ी मालकिन खामोशी से आंसू बहा रही थीं, लेकिन साहिल के डर से किसी की जुबान नहीं खुल रही थी। रूही को एक मामूली से कपड़ों में साहिल की ब्लैक कलर की बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठा दिया गया था। गाड़ी का पिछला दरवाज़ा इतनी सख्ती से बंद किया गया कि रूही का दिल उछलकर गले में आ गया था। साहिल ड्राइविंग सीट पर था और उसके चेहरे पर पत्थर जैसी सख्ती थी। उसने गाड़ी का इंजन स्टार्ट किया और एक्सीलेटर पर पांव दबा दिया। गाड़ी हवेली के मेन दरवाजे से बाहर निकलकर शहर के अंधेरे में गुम हो गई थी। सड़कें सुनसान थीं और स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी गाड़ी के शीशों पर तेजी से फैल रही थी। रात का सन्नाटा और गाड़ी के पहियों की रगड़े खौफनाक माहौल पैदा कर रही थी। रूही पिछली सीट पर खामोशी से रो रही थी। उसकी हिचकियां और सिसकियां कार के सुकूनदेह माहौल में साफ तौर पर गूंज रही थी, लेकिन साहिल के माथे पर कोई शिकन तक नहीं आई थी। साहिल ने एक बार फिर पलटकर उसे नहीं देखा था और ना ही उसे तसल्ली देने की कोशिश करी थी। उसका इकलौता मकसद था इस लड़की को दुश्मनों की नज़रों से दूर करना। वो जानता था कि शहर में इस समय हालात बेहद बिगड़े हुए हैं। उसके भाई के कत्ल के बाद से सब कुछ खून भरे माहौल में बदल चुका था, और इस जंग में रूही का हवेली में रहना मौत को दावत देने के बराबर था। उसने रियर व्यू मिरर में देखकर सड़क का जायजा लिया, ताकि विश्वास कर सके कि कोई उनकी गाड़ी का पीछा तो नहीं कर रहा। सफ़र लंबा और थका देने वाला था। कई घंटे की लगातार ड्राइविंग के बाद गाड़ी शहर की हद से पूरी तरह से बाहर निकल आई थी। अब वो कच्चे और दुश्वार कर देने वाले रास्तों पर सफ़र कर रहे थे। चारों तरफ घुप अंधेरा छाया हुआ था और गाड़ी की तेज हेडलाइट्स अंधेरे का सीना चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। रूही का दिल डर से जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लग रहा था कि साहिल उसे किसी वीरान खाई में धक्का देकर मारने के लिए ले जा रहा है। गाड़ी कई घंटे के सफर के बाद शहर से दूर एक वीरान और खुफिया पहाड़ी रेस्ट हाउस पर रुकी थी। ये जगह साहिल की सीक्रेट स्पेस थी, जिसने उसे काफ़ी लंबे समय से अपने खास मकसद और बुरे हालात से निपटने के लिए तैयार करवा रखा था। बिल्डिंग का स्ट्रक्चर रात के अंधेरे में किसी डरावने किले जैसा लग रहा था। चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात थे, जिनके हाथों में ऑटोमेटिक हथियार मौजूद थे, और उनकी चौकन्नी नज़रें हर तरफ घूम रही थीं। गाड़ी के रुकते ही वो गार्ड तेज़ी से आगे बढ़े थे, लेकिन साहिल ने उन्हें हाथ के इशारे से पीछे हटने का हुक्म दिया था। साहिल ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बाहर निकलकर पिछली सीट की तरफ आया, और रूही को बाजू से मजबूती और सख्ती से पकड़कर खींचते हुए अंदर ले गया। मेरा बाजू छोड़ दीजिए, मुझे दर्द हो रहा है। आप मुझे कहाँ ले आए हैं? रूही ने रोते हुए अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन साहिल की गिरफ्त किसी लोहे के शिकंजे जैसी थी। साहिल ने उसकी चीख और पुकार को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया था और उसे घसीटते हुए बिल्डिंग के अंधेरे और ठंडे कॉरिडोर से गुजारता हुआ आगे बढ़ गया। गार्ड्स बुत बने खड़े थे और किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो साहिल के गुस्से के सामने एक शब्द भी बोल सके। उसने रूही को एक अंधेरे और बड़े कमरे में धक्का दे दिया था और बाहर से कुंडी लगा दी। रूही अपने होश खो बैठी थी और ठंडे फर्श पर जा गिरी। कमरे में घुप अंधेरा था। खिड़कियों पर लगी लोहे की मोटी सलाखों से सिर्फ पहाड़ों की ठंडी हवा अंदर आ रही थी। दरवाज़ा खोलिए, मुझे अंधेरे से डर लगता है। प्लीज़ मुझे अकेला मत छोड़िए। रूही ने तेज़ी से उठकर दरवाज़ा पीटा, लेकिन बाहर पूरी तरह से खामोशी छाई हुई थी। उसकी आवाज़ मोटे और भारी दरवाजे से टकराकर वापस उसी के पास आ रही थी। साहिल ने गार्ड्स को साफ तौर पर हुक्म दिया था कि इस लड़की को इस कमरे से बाहर निकालने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। इस दरवाजे का ताला किसी भी हाल में नहीं खुलना चाहिए। अगर इस लड़की ने बाहर कदम रखा तो मैं तुम सबकी लाशें इसी पहाड़ी के नीचे फेंक दूंगा। साहिल ने पहरेदारों के इंचार्ज को गुस्से भरे अंदाज में वार्निंग दी थी और वहां से मुड़ गया था। अगले 2 दिन रूही के लिए कयामत से कम नहीं थे। कमरे में एक अजीब सी घुटन और मौत जैसा सन्नाटा छाया हुआ था। वो सारा दिन जमीन पर बैठी रोती रहती थी और दरवाजे को देखती रहती थी।
उसे दिन में 2 बार खाना दिया जाता था, लेकिन खाना लाने वाला गार्ड एक रोबोट की तरह काम करता था। वो ताला खोलता था, खाने की ट्रे अंदर रखता था और रूही की किसी भी बात का जवाब दिए बिना ही दरवाज़ा दोबारा बंद करके ताला लगा देता था। रूही रिक्वेस्ट करती थी, चीखती चिल्लाती थी, लेकिन साहिल उसके सामने नहीं आया। वो पूरी तरह से एक कैदी की जिंदगी गुजार रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसे जिंदा दफन कर दिया गया है। दूसरी ओर साहिल अपने खुफिया कंट्रोल रूम में बैठकर शहर की राजनीतिक चालों को देख रहा था। ये कंट्रोल रूम जमीन के अंदर बेसमेंट में बनाया गया था, जहां दर्जनों के हिसाब से मॉनिटर्स लगे हुए थे, जिन पर अलग अलग खबरों के चैनल, शहर की अहम सड़कों की फुटेज और पॉलिटिकल लोगों के ऑफिस के खुफिया कैमरे की फुटेज चल रही थी। उसका वफादार असिस्टेंट शाहिद लगातार वायरलेस पर उसे हर खबर दे रहा था। बॉस, हमारे दुश्मनों में खलबली मची हुई है। सरदार खान के आदमी आपको और रूही मैडम को तलाश कर रहे हैं। शाहिद ने स्क्रीन से नज़र हटाते हुए रिपोर्ट दी। साहिल के होठों पर एक साफ मुस्कुराहट आ गई थी। उसके भाई के कातिल और राजनीतिक गुंडे उसकी अचानक शादी और गायब हो जाने से परेशान थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि साहिल ने अचानक अपनी कज़न से शादी क्यों की और फिर रातों रात उसे लेकर गायब कहाँ हो गया। उनकी परेशानी को और बढ़ावा देने के लिए शहर के न्यूज़पेपर में ये खबर लिख कर दो कि रूही हवेली से गायब है और मेरा उससे बहुत झगड़ा हुआ था। साहिल ने एक खतरनाक सियासी चाल चलते हुए कहा। साहिल उनकी हर हरकत पर नज़र रखे हुए था और उन्हें उलझाने के लिए गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहा था। वो चाहता था कि दुश्मन अपना सारा समय और तरीके उसे ढूंढने में बर्बाद कर दें, ताकि वो अपने दुश्मनों और गद्दारों की हर हरकत पर नज़र रख सके। तीसरे दिन रूही की बर्दाश्त की हद पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। भूख और प्यास से ज़्यादा उसे अपनी इस बेबसी पर गुस्सा आ रहा था। जब दोपहर का खाना लाया गया तो उसने ट्रे की तरफ देखा भी नहीं। मैंने कहा था ना कि जब तक साहिल मेरे सामने नहीं आता मैं ये जहर नहीं खाऊंगी। ट्रे उठाओ और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। रूही ने खाना खाने से इनकार कर दिया था। गार्ड ने कोई बहस नहीं की और खामोशी से ट्रे वहीं छोड़कर बाहर निकल गया। जब गार्ड ने इस बारे में साहिल को बताया कि उस लड़की ने खाना पीना छोड़ दिया है, तो साहिल का पारा हाई हो गया था। वो अपने कंट्रोल रूम से निकला और गुस्से से भरा हुआ तेज कदमों से चलता हुआ कमरे में आया। दरवाज़ा एक जोरदार झटके से खुला और साहिल अंदर दाखिल हुआ। उसने फर्श पर रखी हुई खाने की ट्रे देखी और फिर रूही की तरफ पलटा, जो दीवार से टेक लगाए बैठी थी। उसने खाने की ट्रे उठाकर पूरी ताकत से दीवार पर मारी, जिससे बर्तन टूटकर बिखर गए थे। चीनी के बर्तनों के टुकड़े पूरे कमरे के फर्श पर फैल गए। रूही इस अचानक हमले पर बुरी तरह से डर गई थी और पीछे हटने ही लगी थी कि साहिल ने एक झटके में ही आगे बढ़कर रूही की गर्दन दबोच ली और उसे जोर से दीवार के साथ लगा दिया। रूही की सांस रुकने लगी थी और वो अपने पैरों पर खड़ी रहने के लिए पूरी कोशिश करने लगी। साहिल की गिरफ्त इतनी ज़्यादा मजबूत थी कि रूही का चेहरा लाल पड़ने लगा। अगर तुम भूखी मर जाओगी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हारी लाश को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करूंगा। साहिल की आवाज़ में दरिंदगी थी, उसके अंदाज में रहम नाम की कोई चीज़ नहीं थी। वो एक ऐसे हैवान का रूप धारण कर चुका था जिसे सिर्फ अपने आप से ही मतलब था। साहिल ने एक झटके से उसे छोड़ दिया, जिससे वो ज़मीन पर गिर गई। वो ज़मीन पर गिरकर खांसती रही और अपने गले को सहलाती रही। उसके इस व्यवहार ने रूही के अंदर के डर की जगह एक बेहद गुस्से को जन्म दिया था। वो ज़मीन पर गिरकर खांसती रही, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि शोले थे। उसने साहिल की तरफ देखा और फैसला कर लिया कि वो इस इंसान के सामने कमज़ोर नहीं पड़ेगी। वो बदले की शुरुआत कर चुकी थी। रात का पिछला पहर था और पहाड़ों पर एक खतरनाक तूफान आया हुआ था। तेज हवाओं के झरोके रेस्ट हाउस की खिड़कियों से टकराकर खौफनाक आवाज़ें पैदा कर रहे थे। आसमानी बिजली की कड़क से पूरी बिल्डिंग कांप उठती थी। रूही फर्श पर बैठी घुटनों में सर दिए इस तूफान के थमने का इंतजार कर रही थी कि अचानक एक जोरदार धमाके के साथ रेस्ट हाउस की बिजली चली गई। हर तरफ गुप अंधेरा छा गया था। बाहर गार्ड्स के बूटों की भारी आवाज़ और उनकी घबराई हुई चीख पुकार सुनाई देने लगी। जनरेटर की तरफ भागो, जल्दी करो, तारें टूट गई हैं। बाहर मचने वाली इस अफरा तफरी में रूही को अपने कमरे के दरवाजे से एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। शायद गार्ड्स जनरेटर की तरफ भागते हुए जल्दबाजी में दरवाजे के बाहर वाली कुंडी ठीक से लगाना भूल गए थे। रूही का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसने सावधानी से उठकर दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया तो दरवाज़ा बिना किसी रुकावट के खुल गया था। ये मेरा इकलौता मौका है, मुझे जानना ही होगा कि वो मेरे साथ क्या करने वाला है। रूही ने खुद से बातें करते हुए डर के साथ साथ एक नया फैसला भी शामिल कर लिया था। वो दबे कदमों से अंधेरे वाले रास्ते में निकली। इमरजेंसी लाइट्स की धीमी लाल रोशनी में कॉरिडोर किसी डरावनी सुरंग जैसा लग रहा था। वो दीवार के साथ लगकर आगे बढ़ी। थोड़ा आगे जाकर उसने देखा कि कंट्रोल रूम का भारी लोहे का दरवाज़ा खुला हुआ था और अंदर से टॉर्च की रोशनी बाहर आ रही थी।
साहिल की गुस्से से भरी हुई आवाज़ अंदर से उभरी थी। तुम्हें जो काम दिया गया था वो अभी तक क्यों नहीं हुआ? मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ। साहिल फ़ोन पर किसी से बहुत गुस्से भरे अंदाज में बात कर रहा था। उसके अंदाज की दरिंदगी सुनकर रूही के कदम एक लम्हे के लिए रुके थे, लेकिन फिर उसने देखा कि साहिल फ़ोन कान से लगाए कंट्रोल रूम के पीछे वाले दरवाजे से बाहर बालकनी की तरफ निकल गया है। कंट्रोल रूम अब पूरी तरह से खाली था। रूही ने एक गहरा सांस लिया और तेज़ी से कंट्रोल रूम के अंदर दाखिल हो गई। उसने दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं किया ताकि किसी भी आहट पर फौरन बाहर निकल सके। कमरे में चारों तरफ बड़ी बड़ी स्क्रीनें बंद पड़ी थीं, लेकिन इमरजेंसी बल्ब की रोशनी में दीवारों पर लगे बड़े बड़े मैप साफ नजर आ रहे थे। इन मैप्स पर लाल रंग के क्रॉस लगे हुए थे और कई अनजान लोगों की फोटोज पिन की गई थीं। ये सब क्या है? साहिल आखिर किस जंग की तैयारी कर रहा है? रूही की आंखें हैरानी से फैल गईं। वो मैप्स को देखती हुई टेबल की तरफ बढ़ी। अचानक उसकी नज़र टेबल के बिल्कुल बीच में रखी एक मोटी और लाल रंग की फाइल पर पड़ी। उस पर बड़े शब्दों में रूही के माता पिता का नाम दर्ज था। उसका दिल जैसे एक लम्हे के लिए धड़कना भूल गया था। मेरे माता पिता की फाइल यहाँ कर क्या रही है? साहिल का उनसे आखिर क्या संबंध हो सकता है? रूही के हाथ बुरी तरह से कांपने लगे। उसने कपकपाते हाथों से वो फाइल खोली। पहला पेज एक डिटेल पुलिस रिपोर्ट पर बना था। उसने पढ़ना शुरू किया तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा हुआ था कि कार का एक्सीडेंट कुदरती तौर पर नहीं हुआ था, बल्कि गाड़ी के इंजन के नीचे एक रिमोट कंट्रोल बम पाया गया था। ये झूठ है, ये कैसे हो सकता है? पुलिस ने तो कहा था कि गाड़ी खाई में गिरी थी। रूही के मुंह से एक सिसकी निकली। उसकी आंखों से आंसू तेजी से बहने लगे। उसने अगला पेज पलटा तो वहां पोस्टमार्टम की फोटोज लगी हुई थी। फोटो के नीचे फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट थी, जिसमें बारूद के केमिकल की इन्वेस्टिगेशन की गई थी। फाइल के आखिर में उन लोगों की डिटेल दर्ज थी जिन्होंने ये धमाका करवाया था। ये वही पॉलिटिकल माफिया था जिसने साहिल के सगे भाई को कत्ल किया था। इसका मतलब है साहिल उन कातिलों के खिलाफ अकेला सबूत जमा कर रहा है, और मेरे माता पिता को भी उन्हीं दरिंदों ने मारा है। रूही सदमे से पीछे हटी। उसके दिमाग में एक जोरदार धमाका हुआ। वो हकीकत जो बरसों से उससे छुपाई गई, आज उसके सामने खड़ी थी। वो जो अपने माता पिता की मौत को कुदरती समझती रही, वो एक सोची समझी साजिश और कत्ल था। साहिल ने यह फाइल इसीलिए रखी थी क्योंकि वो उन दोनों परिवारों के कातिलों से बदला लेने की प्लानिंग कर रहा था। रूही की टांगों से जान निकल गई और वो धप से जमीन पर गिर पड़ी। फाइल उसके हाथों से छूटकर जमीन पर बिखर गई थी। वो दहाड़े मार मार कर रोना चाहती थी, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। उसी लम्हे एक जोरदार झटके से जनरेटर ऑन हुआ और कमरे की सारी लाइट्स और स्क्रीनें रोशन हो गईं। रूही ने घबराकर दरवाजे की तरफ देखा। साहिल वहां खड़ा हुआ था। उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था और चेहरे की रगें गुस्से से फूल चुकी थीं। तुमने अपनी मौत को खुद दावत दी है, साहिल पूरी हिम्मत से चिल्लाया। उसने अपनी कमर से ब्लैक रंग का पिस्तौल निकाला और तेजी से आगे बढ़कर सीधा रूही के सर पर तान दिया। पिस्तौल की ठंडी नाल रूही के माथे को छू रही थी। साहिल की उंगली ट्रिगर पर थी और वो किसी भी लम्हे गोली चला सकता था। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि मेरे माता पिता को कत्ल किया गया था? तुमने मुझसे इतना बड़ा सच आखिर क्यों छुपाया? रूही रोते हुए चिल्लाई। उसने पिस्तौल से डरने के बजाय साहिल की आंखों में आंखें डालकर सवाल किया। उसके दिल में मौत का डर खत्म हो चुका था और उसकी जगह एक गुस्से वाली लड़की ने ले ली थी, क्योंकि तुम एक बेवकूफ़ और कमज़ोर लड़की हो जो सच का बोझ नहीं उठा सकती। साहिल ने पिस्तौल नीचे नहीं किया, बल्कि उसका अंदाज और भी सख्त और बेरहम हो गया था। साहिल ने उसे नफरत भरी नज़रों से देखा। वो जानता था कि यह सच रूही को अंदर से तोड़ देगा, लेकिन इस समय उसे रूही की जज्बाती हालत से कोई हमदर्दी नहीं थी। मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मुझे सच जानने का हक था। वो मेरे माता पिता थे। रूही ने ज़मीन पर बिखरे हुए कागजात को मुट्ठी में दबोचते हुए जवाब दिया। उसकी आवाज़ में अब सिसकियाँ नहीं बल्कि एक दहाड़ थी। उसने साहिल के हाथ को झटकने की कोशिश की, लेकिन साहिल अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला था। सच जानकर तुम कर क्या लेती? क्या तुम उन पॉलिटिशियन लोगों के गले काट सकती हो? क्या तुम उनके गुरों का मुकाबला कर सकती हो? तुम सिर्फ आंसू बहा सकती हो। साहिल ने पिस्तौल टेबल पर फेंक दी और आगे बढ़कर रूही को कॉलर से पकड़कर खड़ा कर दिया। साहिल ने उसे इतनी सख्ती से खींचा था कि रूही के गले में खरोंचें पड़ गई थीं। उसने रूही को घसीटते हुए दीवार पर लगी फोटोज के सामने जाकर खड़ा किया। देखो इन चेहरों को, ये वो गधे हैं जिन्होंने मेरे भाई और तुम्हारे माता पिता की जान ली है, और अब उनकी नज़रें हम पर हैं। साहिल ने एक एक दुश्मन की फोटो पर उंगली रखते हुए इंट्रोड्यूस करवाना शुरू किया। उसका अंदाज इतना कड़क और डरावना था कि रूही की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई थी। फोटोज में शहर के बड़े राजनेताओं और पुलिस ऑफिसर के चेहरे मौजूद थे। ये सरदार खान है जिसने तुम्हारे पिता की गाड़ी में बम रखवाया था,
और ये इंस्पेक्टर मिश्रा हैं, जिसने फॉरेंसिक रिपोर्ट बदलकर उसे एक हादसा करार दिया। साहिल ने चेहरे के पीछे छुपी हकीकत को रूही के सामने बेनकाब कर दिया था। रूही की आंखों से आंसू सूख चुके थे। वो इन फोटोज को ऐसे देख रही थी जैसे उन चेहरों को हमेशा के लिए अपने दिमाग में जलाकर निशानी बनाकर रख लेना चाहती हो। तो लोग आपको कातिल क्यों कहते हैं? आपने अपने भाई को क्यों मारा? रूही ने उलझन और बेताबी से पूछा। वो अब साहिल की हर बात पर यकीन करने लगी थी, लेकिन वो दाग जो साहिल के माथे पर लगा था वो उसे समझ नहीं आ रहा था। मैंने खानदानी सियासत बचाने और असली कातिलों को बेनकाब करने के लिए अपने भाई के कत्ल का इल्ज़ाम अपने सर पर लिया था। साहिल ने दीवार पर मुक्का मारते हुए जवाब दिया। उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए तेज दर्द उभर आया था, लेकिन उसने फौरन उसे छुपा लिया था। मैं जानता था कि अगर दुश्मनों को पता चल गया कि मुझे उनकी हकीकत पता है, तो वो मुझे भी मार देते। मैंने खुद को कातिल साबित करके उन्हें बेफिक्र कर दिया, ताकि मैं छुपकर उनकी जड़ें काट सकूं। वो अकेला इस गंदी जंग का सामना कर रहा था। आप इतने साल अकेले ये सब कैसे बर्दाश्त करते रहे? आपने मुझे इस जंग में शामिल क्यों नहीं किया? रूही की आवाज़ में अब साहिल के लिए कोई नफरत नहीं थी। उसने साहिल के खून बहते हाथ की तरफ देखा, जिससे दीवार पर मुक्का मारने की वजह से खून बह रहा था। क्योंकि इस दुनिया में बदला लेने के लिए जज्बात को मारना पड़ता है, और तुम जज्बात से भरी हुई एक कमज़ोर लड़की थी। साहिल ने अपना हाथ झटकते हुए जवाब दिया। उस दिन के बाद से साहिल का व्यवहार रूही के साथ पूरी तरह से बदल गया था। उसने रूही को कैदी बनाकर रखने के बजाय उसे एक हथियार के तौर पर तैयार करने का फैसला कर लिया था। ये बंदूक पकड़ो और सामने दीवार पर लगे उन निशान पर निशाना लगाओ। अगर निशाना चूका तो आज रात तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। साहिल ने अगले दिन सुबह सवेरे रूही के हाथ में एक भारी रिवॉल्वर थमाते हुए हुक्म दिया था। रूही के हाथ बंदूक के वजन से कांप रहे थे। उसने कभी किसी हथियार को हाथ तक नहीं लगाया था, लेकिन उसने साहिल की आंखों में सख्ती देखी और बंदूक को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ लिया। साहिल, मैं ये नहीं कर सकती, मुझसे गोली नहीं चलेगी। रूही ने घबराकर बंदूक नीचे करने की कोशिश की। उसके पसीने छूट रहे थे और दिल सीने से बाहर आने को बेताब हो रहा था। अगर आज तुमने गोली नहीं चलाई तो कल सरदार खान के गुंडे तुम्हारे सर में गोली उतार देंगे। चलो, फायर करो। साहिल ने उसके पीछे खड़े होकर उसके बाजुओं को सीधा किया और गरज कर कहा। रूही ने आंखें बंद की और अपने माता पिता की खून से भरी हुई फोटो को याद किया। उसके अंदर का गुस्सा उसके कांपते हाथों में शामिल हो गया था और उसने ट्रिगर दबा दिया। गोली चलने की कान फाड़ देने वाली आवाज़ से पूरा कॉरिडोर गूंज उठा था। गोली निशाने से थोड़ा दूर जाकर लगी थी, लेकिन उसने फायर कर दिया था। आंखें खोलकर निशाना लगाओ। जज्बात तुम्हें अंधा कर रहे हैं। दुश्मन को देखकर तुम्हारी आंखें झपकनी नहीं चाहिए। साहिल ने उसे दोबारा लोड करके दिया। दिन रात की सख्त ट्रेनिंग ने रूही को अंदर से पूरी तरह से बदल दिया था। उसने उसे निशानेबाजी सिखाने के साथ साथ राजनीति चालों और दुश्मन के दिमाग को पढ़ने के बारे में भी बताना शुरू कर दिया था। वो उसे घंटों उन मैप्स के सामने खड़ा कर दुश्मन की कमजोरियों पर लेक्चर देता था। याद रखो, राजनीति में कोई दोस्त नहीं होता। हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक खंजर छुपा होता है। तुम्हें बस ये जानना है कि वो खंजर कब और कहाँ से आएगा। साहिल मैप्स पर बने एक सर्कल को मार्कर से काटते हुए उसे समझा रहा था। रूही के अंदर की सीधी साधी लड़की मर चुकी थी और अब उसकी जगह एक बदले से भरी औरत ले रही थी। शहर में राजनीतिक हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे थे। सरदार खान ने साहिल के खिलाफ अपनी कार्यवाही तेज कर दी थी। साहिल के दुश्मन को पता चल गया था कि साहिल के पास उनके खिलाफ ठोस सबूत मौजूद हैं और वो किसी भी समय पुलिस और मीडिया के सामने उन्हें पेश कर सकता है। बॉस, सरदार खान के आदमियों ने हवेली में मौजूद हमारे एक पुराने नौकर को खरीद लिया है। शाहिद ने कंट्रोल रूम में दाखिल होते ही खतरे की घंटी बजाई। शाहिद के माथे पर पसीना था और वो तेजी से हाँफ रहा था। वो सीधा एक्सपीरियंस की तरफ गया और एक फुटेज प्ले की। उन्होंने हवेली के अंदर मौजूद अपने जासूस के जरिए रेस्ट हाउस का पता मालूम कर लिया है। बॉस, हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा, शाहिद ने साहिल को आगाह कर दिया था। साहिल ने स्क्रीन पर चलती हुई फुटेज देखी, जिसमें दुश्मन की गाड़ियाँ पहाड़ी के रास्ते साहिल ने स्क्रीन पर चलती हुई फुटेज देखी जिसमें दुश्मन की गाड़ियां पहाड़ी रास्ते की तरफ बढ़ रही थीं। दुश्मन ने फैसला किया था कि साहिल और उसकी पत्नी को वहीं इस रेस्ट हाउस में ख़त्म कर दिया जाए, ताकि सबूत हमेशा के लिए मिट जाए। हम यहाँ से नहीं भागेंगे शाहिद, उन्हें आने दो, और आज इस पहाड़ पर सरदार खान के गुरूर की कब्र बनेगी। साहिल ने अपनी रिवॉल्वर चेक करते हुए एक मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। साहिल ने गार्ड्स को पोजीशन संभालने का हुक्म दिया और खुद तेजी से रूही के कमरे की तरफ बढ़ा। उसके कदमों में कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि वो इस खुली जंग के लिए पूरी तरह तैयार था। उसने दरवाज़ा खोला तो रूही खिड़की से बाहर फैले अंधेरे को देख रही थी। उसे भी खतरे का एहसास हो चुका था।
आधी रात के समय रेस्ट हाउस की बाहर वाली दीवारों पर भारी हथियारों से फायरिंग शुरू हो गई। गोलियां खिड़कियों के शीशे तोड़ती हुई अंदर दाखिल हुईं और दीवारों पर लगने लगीं। गार्ड्स और हमलावरों के बीच तेज फायरिंग ने पूरी वादी को जंग के मैदान में बदल कर रख दिया था। साहिल जल्दी से रूही के कमरे में आया और एक भारी बुलेट प्रूफ जैकेट उसकी तरफ उछाली। उसके चेहरे पर डर के बजाय जुनून सवार था। इसे पहनो और तैयार हो जाओ, दुश्मन हमारे दरवाजे तक पहुंच चुका है। साहिल ने अपनी राइफल को लोड करते हुए कहा था। रूही ने बिना किसी हिचकिचाहट के जैकेट पहन ली और अपने हवास को काबू में रखा। उसकी आंखों में अब मौत का डर नहीं बल्कि दुश्मन का सामना करने का कॉन्फिडेंस था। मैं तैयार हूं, मुझे बताइए क्या करना है। रूही ने आगे बढ़कर साहिल की आंखों में देखते हुए मजबूत आवाज में पूछा। साहिल ने एक भारी मशीन गन रूही के हाथों में थमाई और उसे इस्तेमाल करने का तरीका तेजी से समझाया। उसके होंठों पर एक खतरनाक मुस्कुराहट उभर आई थी। आज रात फैसला होगा कि तुम जिंदा रहने के लायक हो या नहीं। अगर तुम कमजोर पड़ गई तो ये गोलियों की बौछार छलनी कर देगी। साहिल ने खिड़की के बाहर पोजीशन संभालते हुए उसे आखिरी वार्निंग दी। मुझे अब मरने से डर नहीं लगता साहिल, मैं इन कातिलों को अपने हाथों से जहन्नुम भेजूंगी। रूही ने मशीन गन की नाल खिड़की की तरफ करते हुए भरपूर गुस्से से जवाब दिया। साहिल खुद आगे बढ़कर खिड़की के शीशे के पीछे से दुश्मनों पर फायरिंग करने लगा। उसकी हर गोली किसी न किसी हमलावर को मौत की नींद सुला रही थी। रूही उसके बिल्कुल पीछे खड़ी कवर फायर दे रही थी। कमरे में बारूद का धुआं और गोलियों की बहरी कर देने वाली आवाजें गूंज रही थी। बाहर से हमलावरों की संख्या लगातार बढ़ रही थी और वो रेस्ट हाउस के मेन दरवाजे की तरफ आ रहे थे। साहिल ने शाहिद को वायरलेस पर समझाया। शाहिद, दाएं तरफ के गार्ड को बोलो कि वो ग्रेनेड का इस्तेमाल करे, दुश्मन को अंदर दाखिल नहीं होने देना। साहिल ने फायरिंग के दौरान ऊंची आवाज में हुक्म दिया। उनके पास रॉकेट लॉन्चर मौजूद हैं, हमें यहाँ से निकलने का रास्ता बनाना होगा। शाहिद की आवाज़ वायरलेस पर बहुत घबराई हुई सुनाई दी थी। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, उनकी लाशें यहीं पर गिरेंगी। साहिल ने वायरलेस बंद किया और दोबारा फायरिंग शुरू कर दी। इसी फायरिंग के दौरान दुश्मन की एक गोली खिड़की के फ्रेम से टकराकर हवा में बदलती हुई साहिल के बाएं कंधे को चीरती हुई निकल गई थी। साहिल के मुंह से एकदम एक सिसकी निकली और वो खून में लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ से राइफल छूट गई थी। साहिल रोती चीखती हुई उसकी तरफ पलटी। उसने देखा कि साहिल के कंधे से खून तेजी से बह रहा था और वो उठने की कोशिश में दोबारा गिर गया था। पीछे हटो, दुश्मन करीब आ रहे हैं, खुद को बचाओ। साहिल ने दर्द से तड़पते हुए उसे पीछे धकेलने की कोशिश की। मैं आपको यहाँ अकेला मरने के लिए नहीं छोड़ूंगी। रूही ने सख्ती से इनकार किया और अपनी मशीन गन उठा ली। रूही ने खिड़की के करीब खड़े होकर अपनी जान की परवाह किए बिना मशीन गन से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। उसका निशाना भले ही कच्चा था, लेकिन उसकी गोलियों की बौछार ने हमलावरों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उसने फायरिंग जारी रखते हुए एक हाथ से साहिल का कॉलर पकड़ा और उसे खींचकर एक महफूज और मोटी दीवार के पीछे ले गई थी। तुम पागल हो गई हो, गोली लग जाएगी तुम्हें। साहिल ने दीवार के सहारे बैठे हुए उसे डांटा, लेकिन उसकी आवाज़ में थकावट थी। आप चुप रहिए, आपका खून बहुत तेज़ी से बह रहा है, मुझे इसे रोकने दीजिए। रूही ने मशीन गन फर्श पर रखी और तेज़ी से अपना सूती दुपट्टा फाड़ना शुरू किया। उसने दुपट्टे के मोटे टुकड़े को साहिल के जख्म पर रखा और उसे मजबूती के साथ बांध दिया। खून का बहाव इस दबाव की वजह से कुछ कम हुआ था। उस रात साहिल ने पहली बार रूही की आंखों में अपने लिए हमदर्दी और बहादुरी देखी थी। वो लड़की जो कुछ दिन पहले एक थप्पड़ से रो पड़ती थी, आज उसकी जान बचाने के लिए गोलियां बरसा रही थी। तुमने मेरी जान क्यों बचाई? तुम चाहती तो मुझे मरने दे सकती थी। साहिल ने रूही के खून भरे हाथों को देखते हुए एक अजीब से अंदाज में पूछा। क्योंकि हमारी जंग एक है और मुझे अपना बदला लेने के लिए आपकी ज़रूरत है। रूही ने उसकी आंखों में सीधा देखते हुए बिना किसी जज्बात के जवाब दिया। उन दोनों के बीच इस खूनी रात और बारूद के धुएं में एक खामोश और मजबूत रिश्ता कायम हो गया। ये रिश्ता मोहब्बत का नहीं बल्कि एक मकसद और बदले का था। बाहर गार्ड्स ने शाहिद के कहने पर जवाब में हमला तेज कर दिया था और कुछ ही देर में हमलावर लाशें छोड़कर फरार होने पर मजबूर हो गए थे। सुबह की रोशनी रेस्ट हाउस पर पड़ी, जहां पर चारों तरफ खून और गोलियों के खोल बिखरे हुए थे। साहिल का जख्म अब काफ़ी हद तक संभल चुका था और वो अपनी कुर्सी पर बैठा सरदार खान के मरे हुए आदमियों की लाशें देख रहा था। बॉस, हमने हमलावरों को मार गिराया है, लेकिन ये जगह अब सेफ नहीं रही। शाहिद ने साहिल को रिपोर्ट देते हुए कहा। मैं जानता हूँ शाहिद, दुश्मन को पता चल गया है कि हम यहाँ हैं। अब छुपकर वार करने का समय ख़त्म हो चुका है। साहिल ने अपनी बंदूक की सफाई करते हुए फैसले भरे अंदाज में कहा। तो अब हमारा अगला कदम क्या होगा बॉस? शाहिद ने हैरानी से पूछा। हम वापस शहर जाएंगे, अपनी हवेली में दुश्मनों को खुली जंग की दावत देना ज़रूरी है। साहिल ने खड़े होकर रूही की तरफ देखा, जो अब खून से लथपथ जैकेट उतारे एक कोने में खड़ी थी। क्या तुम मेरे साथ इस खुली जंग में उतरने के लिए तैयार हो? साहिल ने रूही से पूछा।
मैं तो इसी दिन का इंतजार कर रही थी साहिल, मैं तैयार हूँ। रूही का अंदाज बर्फ जैसा ठंडा और कांटदार था। साहिल और रूही भारी सिक्योरिटी के घेरे में वापस शहर की हवेली पहुंच गए थे। उनकी अचानक वापसी ने राजनेताओं में खलबली मचा दी थी। हवेली के दरवाजे खुले तो सबसे पहले साहिल अंदर दाखिल हुआ और उसके बिल्कुल साथ रूही कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। बड़ी मालकिन और हवेली के नौकर उन्हें इस हाल में देखकर हक्का बक्का रह गए थे। साहिल, मेरे बेटे, तुम कहाँ थे और तुम्हारा कंधा जख्मी कैसे हुआ? बड़ी मालकिन दौड़ती हुई आई और साहिल को गले लगाने की कोशिश की। मैं ठीक हूँ मम्मी, बस कुछ गधों का शिकार करने गया था और अब उनका पूरी तरह से सफाया करने वापस आया हूँ। साहिल ने अपनी माँ को तसल्ली दी और सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। रूही बेबी, आप ठीक तो हैं? आपका चेहरा कितना उतरा हुआ है। एक पुरानी नौकरानी ने रूही के करीब आकर हमदर्दी जाहिर करने की कोशिश की। अपने काम से काम रखो और मेरे रास्ते से हट जाओ। रूही ने उस नौकरानी को ऐसी गुस्से भरी नज़र से देखा कि नौकरानी डर से पीछे हट गई थी। रूही के अंदर की सीधी सादी लड़की हमेशा के लिए दफन हो चुकी थी। अब वो हवेली की वही मालकिन बन चुकी थी जिसे किसी से कोई हमदर्दी नहीं थी। साहिल ने उसे जिस सांचे में ढाला था उसमें अब वो पूरी तरह से फिट हो चुकी थी। 2 दिन बाद शहर में एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल मीटिंग थी। इस मीटिंग में शहर के बड़े राजनेता, ब्रोकर और ज्वेलर्स शामिल थे। सरदार खान और उसके आदमियों को पूरी उम्मीद थी कि रेस्ट हाउस पर हमले के बाद साहिल डरकर कहीं छुप गया होगा और वो इस मीटिंग में हरगिज नहीं आएगा। सरदार खान, आज रात तो खुशी का मौका है। सरदार खान के एक चमचे ने ड्रिंक का गिलास हाथ में पकड़ते हुए खुशी से कहा। वो चूहा अपने बिल में छुप गया है, मैं जल्द ही उसकी लाश भी ढूंढ निकालूंगा। सरदार खान ने हंसते हुए घमंड से जवाब दिया। उसी लम्हे हॉल का मेन दरवाज़ा खुला और पूरे हॉल में एकदम खामोशी छा गई। साहिल एक ब्लैक कलर के महंगे सूट में किसी हीरो की तरह अंदर दाखिल हुआ। उसके जख्मी कंधे पर कोई पट्टी नजर नहीं आ रही थी और उसकी चाल में एक हीरो जैसी बनावट थी। उसके बिल्कुल साथ रूही चल रही थी। उसने एक शानदार और खूबसूरत ड्रेस पहन रखा था। उसके बाल खुले हुए थे और उसके चेहरे पर किसी तरह का कोई मेकअप या बनावट नहीं थी। उसकी आंखों में एक ऐसी ठंडी मोहर और काट थी जो किसी भी इंसान का खून जमाने के लिए काफ़ी थी। ये साहिल जिंदा कैसे बच गया और ये लड़की इसके साथ कौन है? सरदार खान के माथे पर पसीना आ गया और उसके हाथ में पकड़ा गिलास कांपने लगा। साहिल और रूही सीधे सरदार खान की टेबल की तरफ बढ़े। वहां मौजूद सारे राजनेताओं की सांसें अटक गईं। रूही, जो कभी मीटिंग्स में बोलने से कतराती थी, अब एक कॉन्फिडेंस से भरी औरत बन चुकी थी। सरदार खान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी मेरी मौत का जश्न मनाने लगोगे। साहिल ने टेबल पर हाथ रखते हुए जहरीली मुस्कुराहट के साथ कहा। साहिल साहब, आपको यहाँ देखकर खुशी हुई। हम तो समझे आप शहर छोड़कर चले गए हैं। सरदार खान ने अपनी घबराहट छुपाते हुए नकली मुस्कुराहट के साथ कहा। शहर तो वो छोड़ते हैं जिन्हें मौत का डर होता है। हम तो मौत बांटने वाले लोग हैं खान साहब। रूही ने साहिल के बोलने से पहले ही कड़कदार जवाब दिया था। रूही की इस अचानक और जहरीली बात पर सरदार खान और उसके साथियों के चेहरे लाल पड़ गए थे। उन्हें एक 18 साल की लड़की से इस तरह की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। ये आपकी वाइफ है साहिल साहब? इनकी जुबान काफ़ी तेज़ है। सरदार खान ने दांत पीसते हुए साहिल की तरफ देखा। मेरी वाइफ की ज़ुबान से ज़्यादा उसका निशाना तेज़ है सरदार साहब। दुआ कीजिए कि ये कभी आप पर निशाना ना आजमाए। साहिल ने रूही की बात को बढ़ावा देते हुए सरदार खान की आंखों में आंखें डालकर धमकी दी। हमें किसी के निशाने से डर नहीं लगता साहिल, हम सियासत के पुराने खिलाड़ी हैं। सरदार खान ने टेबल से उठते हुए गुस्से से कहा। पुराने खिलाड़ी अक्सर खेल के उसूल भूल जाते हैं और फिर वो खेल से बाहर हो जाते हैं। साहिल ने एक कदम आगे बढ़कर सरदार खान की आंखों में देखते हुए आखिरी वार किया। साहिल और सरदार खान ने मीटिंग में अपने लोगों का सामना बड़ी खामोशी से किया। उन्होंने पूरे शहर के सामने ये साबित कर दिया था कि वो किसी से डरने वाले नहीं हैं और अब ये जंग उनकी शर्त पर लड़ी जाएगी। मीटिंग के आखिर में वो दोनों जीत भरे अंदाज में हॉल से बाहर निकल आए, जबकि उनके दुश्मनों के दिल में डर की एक नई लहर दौड़ चुकी थी। हवेली वापस आने का सफ़र खामोशी से तय हुआ था, लेकिन उन दोनों के दिमाग में दुश्मन के खिलाफ अगली चाल तैयार हो रही थी। मीटिंग से वापस आने के बाद हवेली में एक अजीब सी खामोशी और तनाव की कंडीशन थी। रूही अपने कमरे की तरफ जा रही थी कि अचानक उसकी तेज़ नज़रों ने रास्ते के अंधेरे में एक साय को हरकत करते हुए देखा तो वह रुक गई और ध्यान से उस तरफ देखने लगी। यह हवेली का पुराना नौकर बिलाल था, जो उसकी विदाई की रात भी अजीब अंदाज में फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। यह इतनी देर रात तक दरवाजे की तरफ छुपकर क्यों जा रहा है? रूही ने खुद से बात की और उसकी आंखों में शक की चमक उभर आई। उसने बिना कोई आवाज़ पैदा किए बिलाल का पीछा करना शुरू कर दिया। बिलाल सावधान कदमों से चलता हुआ हवेली के पीछे वाले हिस्से की तरफ जा रहा था। रूही दीवारों के साए में छुपती हुई उसके पीछे चलती रही। आखिरकार बिलाल पुराने दरवाजे के पास रुका और उसने हल्की सी सीटी बजाई। बाहर से एक आदमी अंदर दाखिल हुआ।
जिसका चेहरा रुमाल से ढका हुआ था। ये सरदार खान का एक ख़ास आदमी था। ये लो हवेली के खुफिया रास्तों की चाबियाँ। सरदार खान से कहना कि मेरा काम हो गया है, अब मुझे मेरा इनाम चाहिए। बिलाल ने चाबियों का एक गुच्छा उस आदमी के हाथ में देते हुए धीरे से कहा। उसकी आवाज़ में लालच और डर दोनों शामिल थे। आदमी ने चाबियाँ जेब में रखी और मुस्कुरा दिया था। तुम्हें इनाम कल रात मिल जाएगा जब साहिल की लाश इस हवेली में आएगी, उस आदमी ने जवाब दिया और तेज़ी से बाहर निकल गया। बिलाल ने एक लंबा सांस लिया और पलटने ही लगा था कि एक ठंडी और धातु से बनी चीज़ उसके कनपटी पर महसूस हुई। रूही ने अपना रिवॉल्वर उसके सर पर रख दिया था। तो तुम हो वो आस्तीन के सांप जो हमारी जड़ें काट रहे थे। रूही की आवाज़ में इतनी काट थी कि बिलाल की टांगें कांपने लगीं। बिलाल के हाथ से टॉर्च गिर गई और वो दया की भीख मांगने के लिए घुटनों के बल गिर पड़ा। रूही ने उसे कॉलर से पकड़ा और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे घसीटती हुई साहिल के कमरे की तरफ ले गई। उसने साहिल को पूरी बात बताई। साहिल ने बिलाल की तरफ देखा और उसकी आंखों में खतरनाक गुस्सा उभर आया था। उसने बिलाल को गर्दन से पकड़ा और सीधा हवेली के अंदर तहखाने में ले गया। तहखाने में सन्नाटा और मौत जैसी बदबू फैली हुई थी। साहिल ने बिलाल को एक भारी लोहे की कुर्सी के साथ मोटी जंजीरों से बांध दिया था। तुमने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। आज मैं तुम्हारे शरीर में इतने छेद करूंगा कि मौत भी तुमसे पनाह मांगेगी। साहिल ने एक भारी चाबुक हाथ में लेते हुए घमंड भरे अंदाज में कहा। साहिल ने चाबुक पूरी ताकत से बिलाल की कमर पर मारा। बिलाल की तड़पने वाली आवाज़ तहखाने की दीवारों से टकराई थी। रूही कुछ कदम की दूरी पर खड़ी थी और उस नज़ारे को बिना पलक के झपकाए पूरी तरह से देख रही थी। उसके चेहरे पर किसी तरह का कोई रहम या डर के नामो निशान नहीं थे। मुझे माफ़ कर दीजिए साहिल साहब, मैं लालच में आ गया था। सरदार खान ने मुझे मजबूर किया था। फिलहाल दर्द से तड़पते हुए चीख रहा था वो। साहिल ने उसकी एक न सुनी और लगातार उस पर वार करता रहा। उसका मकसद सिर्फ गुस्सा निकालना नहीं था, बल्कि दुश्मन के अगले वार की पूरी डिटेल उगलवाना था। बताओ सरदार खान का अगला क्या प्लान है? वो उन चाबियों का क्या करने वाला है? साहिल ने बिलाल के बालों को मजबूती से पकड़कर उसका सर पीछे की तरफ खींचते हुए पूछा। बिलाल के मुंह से खून बह रहा था और उसकी बर्दाश्त खत्म हो चुकी थी। मौत के डर ने उसे सब कुछ सच बताने पर मजबूर कर दिया था। सरदार खान कल रात मीटिंग के बाद आपकी गाड़ी को बम से उड़ाने का प्लान बना चुका है। वो चाबियां उसने हवेली में दोबारा रखवाने के लिए मंगवाई थीं, ताकि धमाके के बाद अगर आप बच जाएं तो हवेली पर हमला किया जा सके। बिलाल हाँफते हुए टूटे शब्दों में सारी हकीकत बता चुका था। ये सुनकर साहिल ने बिलाल को एक जोरदार ठोकर मारी और वो बेहोश होकर लटक गया। साहिल ने चाबुक जमीन पर फेंक दिया और रूही की तरफ देखा। उन दोनों की आंखों में एक जीत और बदले की चमक थी। वो मुझे मेरे ही जाल में फंसाना चाहते हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि सरदार खान को उसकी औकात याद दिलाई जाए। साहिल ने अपने खून से भरे हाथ रुमाल से साफ करते हुए फैसले भरे अंदाज में कहा। रूही ने हाँ में सर हिला दिया। उसने अपनी बंदूक की मैगजीन चेक की और उसे दोबारा लोड किया। अब वो साहिल के बराबर में खड़ी थी और उसकी साथी बन चुकी थी। अगली रात शहर की हवा में एक अजीब सी खामोशी और तनाव था। सरदार खान के आदमी अपने प्लान के मुताबिक रास्ते में बारूद बिछा चुके थे और साहिल की गाड़ी का इंतज़ार कर रहे थे। साहिल ने दुश्मन को उसी के जाल में फंसाने का एक खतरनाक और मास्टरमाइंड प्लान बनाया था। उसने अपने बुलेट प्रूफ गाड़ी को बिल्कुल उसी रास्ते पर रवाना किया जिस पर दुश्मन ने बम लगाए थे। गाड़ी को ठीक उसी रफ्तार से चलाना और जैसे ही पुल करीब आए तुम छलांग लगाकर अंधेरे में गायब हो जाना। साहिल ने अपने सबसे भरोसेमंद ड्राइवर को समझाते हुए कहा। गाड़ी की पिछली सीट पर साहिल की जगह एक डमी बिठा दिया गया था जो हूबहू साहिल जैसा लग रहा था। जैसे ही साहिल की गाड़ी हवेली के दरवाजे से निकली, दुश्मन के जासूसों ने सरदार खान को खबर दे दी। दूसरी ओर साहिल और रूही एक मामूली सी गाड़ी लेकर खामोशी से हवेली के पीछे वाले रास्ते से निकल गए थे। उनका रुख सरदार खान के अड्डे की तरफ था, जो शहर के अंत में एक पुरानी फैक्ट्री के अंदर था। सरदार खान वहां अपने सारे अहम साथियों के साथ साहिल की मौत का जश्न मनाने के लिए मौजूद था। आज रात जो जाल हमने बिछाया है साहिल, उससे शिकार हर हाल में हमारे जाल में फंसेगा। रूही ने गाड़ी के डैशबोर्ड से राइफल उठाते हुए पूरे भरोसे भरे अंदाज में कहा। साहिल ने ड्राइविंग करते हुए एक गहरी मुस्कुराहट के साथ रूही की तरफ देखा। वो लड़की जो कभी साय से भी डरती थी, आज मौत के जबड़े में हाथ डालने जा रही थी। फैक्ट्री के अंदर सरदार खान एक बड़ी टेबल के पास बैठा था और महंगी वाइन पी रहा था। उसके चारों तरफ उसके गुंडे खड़े हुए थे। अचानक उसके वॉकी टॉकी पर एक जोरदार धमाके की आवाज़ गूंजी। सरदार साहब, काम हो गया है। साहिल की गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं। टारगेट खत्म हो चुका है। वॉकी टॉकी पर उसके खास आदमी की खुशी से भरी आवाज़ उभरी। यह सुनकर सरदार खान खुशी से बिल्कुल पागल हो गया था। उसने अपना गिलास हवा में लहराया और एक ज़ोरदार हंसी हंसते हुए कहा, मैंने कहा था ना कि साहिल बच्चा है मेरे सामने।
आज का खूनी खेल हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। सरदार खान ने अपने साथियों की तरफ देखते हुए घमंड से ऐलान किया। उसके साथ ही सभी हंसने लगे और हवा में हवाई फायरिंग शुरू कर दी। वो अपनी कामयाबी के जश्न में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्हें अंदाज़ा ही नहीं था कि मौत उनके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। अचानक फैक्ट्री के भारी दरवाजे एक जोरदार धमाके से टूट गए। एक बंद गाड़ी दरवाजे को रोंदती हुई सीधा फैक्ट्री के अंदर आकर रुकी। इससे पहले कि सरदार खान के कुछ आदमी कुछ समझ पाते, गाड़ी के पीछे से दर्जनों गार्ड्स अपनी अपनी बंदूकें लेकर अंदर दाखिल हुए और उन्होंने फैक्ट्री को चारों तरफ से घेर लिया। क्या हो रहा है, फायर करो इन पर! सरदार खान ने बौखलाहट में अपनी बंदूक उठाते हुए चीख कर हुक्म दिया। लेकिन इससे पहले कि कोई फायर करता, गाड़ी का दरवाज़ा खुला और साहिल अपने भारी हथियारों के साथ अंदर दाखिल हुआ। उसकी आंखों में एक जीत भरी और कातिलाना चमक थी। उसके बिल्कुल साथ रूही खड़ी थी, जिसके हाथ में मशीन गन थी। सरदार खान के सीने पर तनी हुई थी। ये कैसे मुमकिन है? तुम तो उस गाड़ी में थे जो अभी तबाह हुई है। सरदार खान के हाथ से बंदूक गिर गई और वो सदमे से पीछे हटता हुआ कुर्सी पर गिर पड़ा। उसके होश पूरी तरह से उड़ चुके थे। वो जिस इंसान की मौत का जश्न मना रहा था, वो मौत का फरिश्ता बनकर उसके सर पर खड़ा था। साहिल ने अपने गार्ड्स को इशारा किया, जिन्होंने कुछ सेकंड्स के अंदर सरदार खान के सारे साथियों से हथियार फिकवाकर उन्हें ज़मीन पर लेटा दिया। साहिल खतरनाक कदमों से चलता हुआ सरदार खान के बिल्कुल करीब आ गया। उसने अपनी जेब से एक यूएसबी निकाली और उसे खान की टेबल पर फेंक दिया। ये तुम्हारी मौत का परवाना है सरदार खान। साहिल की आवाज़ में एक गहरी खाई जैसी गूंज थी। इस यूएसबी में मेरे भाई और रूही के माता पिता के कत्ल के सारे सबूत मौजूद हैं। मैं यहाँ आने से पहले ये सारी इन्फॉर्मेशन मीडिया, पुलिस के बड़े बड़े ऑफिसर्स और इंटेलिजेंस एजेंसीज को भेज चुका हूँ। तुम्हारा माफिया बेनकाब हो चुका है। सरदार खान का चेहरा पसीने से भीग चुका था। उसकी सारी हैवानियत मिट्टी में मिल चुकी थी। उसने रिक्वेस्ट भरे अंदाज में साहिल की तरफ हाथ जोड़े। मुझे माफ़ कर दो साहिल, मुझसे गलती हो गई। हम मिलकर इस शहर पर हुकूमत कर सकते हैं। मैं तुम्हारे हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। सरदार खान गिड़गिड़ाते हुए बोला। साहिल ने अपना पिस्तौल निकाला और सीधा उसके सर पर रख दिया। सरदार खान को अपनी मौत बिल्कुल सामने नजर आ रही थी। तुमने मेरी कमजोरी तलाश करने की कोशिश की, लेकिन तुम भूल गए कि मैं राजनेता बाद में हूँ और एक शिकारी पहले हूँ। साहिल ने बेहद बेरहम और फैसले भरे अंदाज में आखिरी बात कही। उसी लम्हे फैक्ट्री के बाहर पुलिस की दर्जनों गाड़ियों के सायरन बजने लगे। साहिल ने सरदार खान को गर्दन से पकड़कर उसे पुलिस के हवाले करने के लिए आगे धकेल दिया। रूही ने अपनी बंदूक नीचे की और एक गहरा सांस लिया। उसके माता पिता के कातिल अंजाम तक पहुंच चुके थे। साहिल ने जो जंग अकेले शुरू की थी, आज रूही के साथ मिलकर उसने वो जंग जीत ली थी। अगली सुबह का सूरज शहर के लिए एक नई रोशनी लेकर आया था। सरदार खान और उसके सारे अहम साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया था और उनका पूरा राजनीतिक माफिया जड़ से बर्बाद हो चुका था। मीडिया पर साहिल की तरफ से इकट्ठा किए गए सारे सबूत चल रहे थे और पूरे देश में हलचल मची हुई थी। हवेली में पूरी तरह से सुकून था। कोई जासूस नहीं था, कोई गद्दार नहीं था, किसी दुश्मन का खतरा नहीं था। खानदानी कुर्सी, जिसे साहिल के भाई के कत्ल के बाद दागदार करने की कोशिश की गई थी, अब पूरी तरह से बहाल हो चुकी थी। साहिल का नाम अब एक वहशत और ताकत की वजह बन चुका था। रात का अंधेरा फैल चुका था। आसमान पर सितारे चमक रहे थे और हवेली के कोने कोने में सुकून और खामोशी थी। साहिल और रूही अपने कमरे की बालकनी में खड़े थे। ठंडी हवा उनके चेहरे को छू रही थी। साहिल ने अपनी जेब से एक कीमती सिगरेट निकाली और उसे सुलगाकर धुआं हवा में उछाल दिया। साहिल ने पलटकर रूही की तरफ देखा। रूही ने वही ब्लैक सूट पहन रखा था जिसमें वो आखिरी जंग लड़ने गई थी। साहिल की आंखों में रूही के लिए अब वो बेरहमी नहीं थी जो विदाई की रात थी। उसकी जगह एक अजीब सा मान और गर्व चमक रहा था। तुमने साबित कर दिया कि तुम एक कमज़ोर लड़की नहीं, बल्कि इस हवेली की असली मालकिन हो। साहिल ने सिगरेट का कश लेते हुए कहा। रूही ने साहिल की आंखों में देखा। उसकी आंखों में भी अब आंसुओं की जगह एक मजबूती आ चुकी थी। उसने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और साहिल के हाथ से सिगरेट ले लिया। आप शिकारी हैं तो मैं आपकी बंदूक हूँ, जिसके बिना आपका हर निशाना अधूरा है। रूही ने खुद सिगरेट पिया और धुआं हवा में उड़ाते हुए एक भरोसे भरी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। साहिल के होंठों पर भी एक मुस्कुराहट उभर आई थी। वो दोनों जान चुके थे कि उन्होंने जज्बात का गला घोंटकर आगे की जंग लड़ी थी, जिसने उन्हें एक दूसरे के करीब कर दिया। वो इस खूनी सियासत में एक दूसरे की सबसे बड़ी ताकत बन चुके थे और अब उनको पूरा शहर तो क्या, पूरी दुनिया भी उनका चैलेंज नहीं कर सकती थी। ये एक नई शुरुआत थी, एक पुरानी मासूमियत का खात्मा और एक नई जोड़ी जिसने अपनी ताकत के बलबूते पर पूरे शहर का कंट्रोल संभाल लिया था।